Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371 7106 or 23421050. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आर्थिक खबरों पर चर्चा करेंगे और श्रोताओं, आज रविवार है और आज के कार्यक्रम में हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों का जवाब भी देंगे। आप इस विषय पर हमसे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं नंबरों पर 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप वार्म वेलकम धीरेन्द्र। और अब हेडलाइंस लेके मौजूद हैं राजेश लेख। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal to attend the pre-launch event of the International Year of Millets 2023 tomorrow. Foreign funds pour in 36,329 crore rupees in domestic equities in the month of November, and OPEC agrees to stick to its oil output targets at a meeting today. अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के शुभारंभ से पहले आयोजित सम्मेलन में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेशी फंड्स ने नवंबर के दौरान घरेलू इक्विटी में 36,329 करोड़ रुपए का निवेश किया और ओपेक ने आज एक बैठक में तेल उत्पादन लक्ष्य को बनाए रखने पर सहमति जताई। और आज की पहली खबर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल नई दिल्ली में मोटा अनाज पोषक खाद्यान्न सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के शुभारंभ से पहले आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देना है। अपनी तरह के इस पहले सम्मेलन में सरकार 30 संभावित आयातक देशों और मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले 21 भारतीय राज्यों के बारे में ई कैटलॉग जारी करेगी। Dhiren, our first question would be from a listener who's with us. We would like you to introduce yourself. Please go ahead and tell us about yourself. हेलो। Yeah, please go ahead and introduce yourself. हेलो जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी नमस्कार सर। जी सर, मेरे को ये जानना स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में क्या फर्क है, और सर म्यूचुअल फंड्स में कैसे पैसे लगा सकते हैं? थैंक यू सर। हाँ, आपका नाम क्या है? जी मैं रवि बात कर रहा हूँ सर, सोनीपत हरियाणा से। जी ओके। रवि, लार्ज कैप जो देश की सबसे बड़ी 100 कंपनियां हैं वो लार्ज कैप कहलाती है, बड़ी कंपनियां। अगली 200 कंपनियां मिड कैप कहलाती हैं और उससे बची हुई जितनी कंपनियां वो स्मॉल कैप है, वो हजारों में है। और इनमें अंतर यह है कि बड़ी कंपनियां आप जानते ही हैं कि रिलेटिवली स्टेबल होती हैं, इकोनॉमिक साइकिल को विथस्टैंड कर पाती हैं और माना यह जाता है कि वो उतने रफ्तार से बढ़ती नहीं है जितनी छोटी कंपनियां अपने छोटे बेस पे बढ़ पाती हैं।
इनका बाजार में इनका जो रुख रहता है वो काफी अलग रहता है। छोटी कंपनियों में भारी उतार चढ़ाव देखा जाता है और यहाँ पे जब बाजार में गिरावट आती है तो छोटी कंपनियां बहुत रफ्तार से गिरती हैं और बढ़ती, और अक्सर लंबे समय में इनमें रिटर्न भी ज्यादा मिला है। और म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड के चुनाव करने के पहले जरूरी ये है कि आप ये निर्धारित करें, या ये आपको निर्धारित करना है और ये आप ही कर सकते हैं कि ये कितने समय का पैसा है। कुछ महीने का पैसा है, कुछ साल का पैसा है, या कई सालों तक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कई सालों तक जिस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी वही पैसा आपको किसी इक्विटी फंड में लगाना चाहिए। और आमतौर पे शुरुआती दौर में चूंकि बाजार के उतार चढ़ाव से आप परिचित नहीं होते हैं, जो कि काफी लोगों के लिए चिंताजनक हो जाती है, कई बार जो बाजार के उतार चढ़ाव से आपका ताल्लुक होता है, उस समय जरूरी है कि आप शुरुआत थोड़ा कंजर्वेटिव तरीके से करें। हमेशा आपको शुरुआत करना चाहिए किसी हाइब्रिड फंड से, एक ऐसे फंड से जिसमें कि अधिकतर पैसा इक्विटी में लगा हुआ हो पर थोड़ा पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा हुआ हो, ताकि बाजार के उथल पुथल का असर उस पर थोड़ा कम दिखता है। और ये आपका विश्वास बनाने में या जगाने में, बनाए रखने में काफी मदद करता है। तो शुरुआत करें उससे और लंबे समय का पैसा ही लगाना है। और जब 2-3 साल का आपको ये 2-3 साल का परिचय हो जाए इक्विटी के उतार चढ़ाव से, और जब आप इससे रिकनसाइल करने या इसके आदी हो जाएं, तब किसी एक ऐसे फंड में पैसा लगाना चाहिए जो बाजार के हर भाग में पैसा लगाए। और वैसे फंड है मल्टी कैप फंड या लार्ज एंड मिड कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड, जहाँ पे फंड मैनेजर को आजादी होती है कि कहीं भी लगाए, जो उनके उनके आउटलुक के आधार पे। तो हालांकि ढेर सारे फंड हैं, 36 तरीके के फंड उपलब्ध हैं, लेकिन अधिकतर निवेशकों की जरूरत 5-6 तरीके के फंड से पूरी हो जाती है। Are the large, mid and small cap funds categorized according to the size or the turnover as well? No, it is not decided. It is not based on the turnover. It is based on the market capitalization of those companies. Okay. There could be a company which might have a low turnover, but it is priced very richly. And if it happens to be in the top 100 or the next 200, it will get classified accordingly. Okay, we will discuss this as we go along. We have a next caller. जी, और गाजियाबाद से हमारे श्रोता अनिल लाइन पे हैं। अनिल नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर मेरे पास एक DSP ब्लैक रॉक मिड कैप एंड वन निपॉन मिड कैप एंड HDFC इक्विटी, जो पहले उसका नाम शायद बदल गया है, और HDFC मिड कैप एंड HDFC लो ड्यूरेशन फंड है, जिसको भी मैं हमेशा इस्तेमाल कर लेता हूँ, कभी कभी बीच में हटता है। तो क्या ये मेरा कलेक्शन सही है? ये अच्छे फंड है, और इसमें से जो फंड अच्छा नहीं कर रहे थे उनके भी अच्छे प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है। तो ये मिला जुला करके ये फंड सारे अच्छे हैं। और जैसे आज मैं परिचित हूँ आपकी आवाज से, क्या बहुत पुराने श्रोता हैं और आप काफी समय से इन फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, तो आपको अंदाजा होगा ही कि 4-5 साल लगाने पे इन फंड्स में, जो कि अच्छे हाई क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगाते हैं, आपको आमतौर पे फायदा ही होता है और आपको हुआ होगा। और ये इनका कॉम्बिनेशन, लेकिन इसको थोड़ी बारीकी से देखने की जरूरत है कि किन में कितना पैसा लगा हुआ है, कितना प्रतिशत पैसा लगा हुआ है। और जो लो ड्यूरेशन फंड है उसको आप 2 नजरिए से देख सकते हैं कि वो आपके कम समय में जिस पैसे की जरूरत हो वही उसमें लगा हो, या उतना पैसा लगा हो ताकि आप ये जो बाजार में भारी गिरावट कभी देखी जाती है, जैसे अचानक बाजार बढ़ा है, लेकिन जब गिरावट होती है और आप चूंकि निराश नहीं होते होंगे, आप पुराने निवेशक हैं, लेकिन शुरुआत में लेकिन ये डेट कंपोनेंट जरूर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो को, और आपको मौका भी देता है कि जब बाजार गिरे तब आपके पास एक ऐसा पैसा होगा जो कि आप चाहें कि निचले स्तर पे आप लगा पाएं, तो वो आप लगा पाएंगे। Keshav from Delhi is with us. Keshav, we welcome you. Please ask your question. नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी हमारे एक जानकारी में बैंक मैनेजर से मुलाकात हुई, तो उनसे हमने बात की, हमने एफडी करानी है। उन्होंने बोला कि आप ना करिए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, मैंने ही पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रखा है। और जो दूसरे हमारे स्टूडेंट थे वो भी
ब्रांच मैनेजर ही हैं, उन्होंने बोला कि सर आप इसमें नहीं लगा के ना आप इसमें एफडी में लगाइए। तो दोनों एफडी बोलते हैं, एक बोलता है म्यूचुअल फंड में लगाइए। तो इसके बारे में थोड़ा क्लियर बताएंगे ये क्या कहानी है? क्या ब्रांच मैनेजर के एक कोई अलग से कोई कमीशन होती है कि एफडी ज्यादा कराएंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा, फंड वाले को अलग से अलग फायदा होगा? जी हाँ, ये उनका तो कारोबार है ही कि डिपॉजिट भी आए तो उनको टारगेट रहता है, या मतलब ब्रांच मैनेजर की जिम्मेवारी है कि उनके बैंक में डिपॉजिट आए। और ब्रांच मैनेजर अगर वो बैंक म्यूचुअल फंड बेचता है तो उसका भी कई बार उनके ऊपर जोर रहता है कि उनके ग्राहक को वो म्यूचुअल फंड बेच पाए या समझा पाए कि म्यूचुअल फंड खरीदे, क्योंकि वो कारोबार है। लेकिन ये उनका कारोबार है, आप अपना कारोबार देखिए कि आपके लिए उचित क्या है। और मैं बता दूं कि दोनों में अंतर क्या है। फिक्स डिपॉजिट आपको निश्चित आमदनी देता है, नियरली गारंटेड रिटर्न देता है, क्योंकि भारत में निवेशकों का या डिपॉजिटर्स का अभी तक ये एक्सपीरियंस है कि कभी आपको निराशा नहीं हुई है। लेकिन उसके नुकसान है। लंबे समय का पैसा जब आप फिक्स डिपॉजिट में लगाते हैं तो अक्सर ऐसा भी होता है कि महंगाई से कम आपको रिटर्न मिलता है। फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाला सारा जो इंटरेस्ट इनकम है, वो टैक्सेबल है, और आप किस इनकम टैक्स ब्रैकेट में आप फॉल करते हैं, आप आते हैं, उस पर निर्भर है कि आपका पैसा कितना आपका टैक्स लगेगा। और जब आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड कोई अब बहुत तरीके के म्यूचुअल फंड है, बल्कि ऑफिशियली 36 तरीके के ओपन एंड म्यूचुअल फंड उपलब्ध हैं। इसमें से बहुत सारे फिक्स्ड इनकम फंड है जिसमें से बहुत सारे फिक्स्ड इनकम फंड की तुलना आप फिक्स डिपॉजिट से कर सकते हैं। और उनमें ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, शॉर्ट टर्म फंड है, या लिक्विड फंड है, या ओवरनाइट फंड है, ये ओवरनाइट फंड और लिक्विड फंड काफी सुरक्षित मैं मानता हूँ। वो डिपॉजिट जैसे सुरक्षित हैं, या मुझे लगता है उससे ज्यादा सुरक्षित है। हालांकि कोई भी म्यूचुअल फंड आपको किसी रिटर्न की गारंटी नहीं देता है, लेकिन जिस तरह से उनको डिजाइन किया गया है, जिस तरह का उनका स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो फिक्स डिपॉजिट से भी सुरक्षित है, क्योंकि उन फंड्स का पैसा इतना ज्यादा डाइवर्स तरीके से बैंकों में लगा रहता है, खासकर ओवरनाइट फंड का और लिक्विड फंड का, कि वो कोई बैंक एक बैंक में आपके किसी बैंक के डिफॉल्ट करने का रिस्क हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सारा पैसा चूंकि अलग अलग बैंक में लगा रहता है तो वो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन से काफी कम हो जाता है। लेकिन आप निर्धारित करिए इस आधार पे कि आपको कितना पैसा कितने समय तक नहीं चाहिए। जो पैसा आपको बहुत सालों तक नहीं चाहिए उसके लिए आप इक्विटी फंड का चुनाव करें। जो पैसा आपको कुछ समय में चाहिए उसमें आप चुनाव कर सकते हैं कि आपको डिपॉजिट करना है। और अगर आपने कभी नहीं लगाया और एक पैसे के बारे में आप बहुत निश्चिंत रहना चाहते हैं, वो आपका इमरजेंसी फंड है, तो उसके लिए आप डिपॉजिट ही करिए, क्योंकि डिपॉजिट का एक खास फायदा ये है कि उसके लिए आपको एक कम रिटर्न भले ही मिले, लेकिन आप निश्चिंत रहते हैं कि जब पैसे की जरूरत है तो आपको वो एक्सेसिबल है। जी। और पश्चिम बंगाल से हमारे श्रोता अभी लाइन पे हैं। अभी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? एक हफ्ता का वेट के बाद आप लोग से बात कर रहा हूँ। थैंक यू। और आप लोग सभी को देश का इंडेक्स का लाइफ टाइम हाई में जाने का शुभकामनाएं। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है, सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा डिटेल में अगर बताएं। नंबर 1, लास्ट वीक को उन्होंने बताया था कि कैनरा रोबो को जो फंड है वो फंड साइज बड़ा होने के कारण उसको बहुत सारा डाइवर्सिफाई करना पड़ा है, फिर भी ये फंड अच्छा है। मैं सर से पूछूंगा, सर मैं अगर नेक्स्ट 4-5 साल के लिए पैसा लगा रहा हूँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा फंड बेस्ट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब क्या मैं ये पकड़ कर सकता हूँ कि ज्यादा डाइवर्सिफाई ना करे फिर ज्यादा रिटर्न मिल सकता है? और मेरा लास्ट क्वेश्चन, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं देख रहा था इंटरनेट में कि स्मॉल कैप का ज्यादा रिटर्न नहीं आया था लास्ट 4-5 साल में, रिटर्न सिर्फ आया ये कोरोना के बाद। तो इसका मतलब क्या ये है कि कोरोना के बाद अच्छा रिटर्न आया, फिर नेक्स्ट 3-4 साल डल रिटर्न आ सकता है? थैंक यू। मैं आपको ये जो आपका आखिरी प्रश्न है ये सबसे पेचीदा सवाल है, और इसका मैं पहले आपको संतुष्टि से या पता नहीं, मतलब मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की कि ये जो इक्विटी बाजार से मिलने वाला रिटर्न है ये लंबे समय में जरूर ज्यादा रिटर्न आपको मिल पाता है, लेकिन कितने कंसिस्टेंसी से आपको मिल पाएगा
इस पे आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते और इसमें किसी भी तरह का पैटर्न नहीं है। अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार कई सालों तक अच्छा रिटर्न मिलता है, कई बार कई साल अच्छा रिटर्न मिलने के बाद अचानक किसी साल एक ऐसा नुकसान होता है जो कई सालों के मुनाफे को, जैसे आपने 2008 में देखा होगा, या कोरोना के बाद या कोरोना के पहले का ये जो आकलन है, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोरोना की ये जो कोविड की शुरुआत में जब अप्रैल 2020 में जो बाजार की गिरावट हुई थी और वो 30-40% की गिरावट वो 2-3 सप्ताह में ही हो गई थी। उसके बाद सबको उम्मीद थी कि ये पता नहीं बाजार कब बढ़ेगा, कब चढ़ेगा, या हम बहुत आशंकित हो गए थे कि बाजार का क्या होने वाला है। उसके बाद चूंकि बहुत जल्दी स्थिरता आ गई और उसके बाद बाजार बढ़ता चला गया और फिर उसके बाद लोगों को दोबारा उसमें पैसा लगाने का मौका नहीं मिला और ये गिरावट का दौर फिर आया नहीं। तो इसलिए मेरी सलाह होगी कि आप ये सोचने के बजाय आप ये निर्धारित करें कि जो पैसा आपका कई सालों के लिए उपलब्ध नहीं है, 5-7 साल से ज्यादा का नजरिया आप जरूर रखिए, और उससे कम समय का जो पैसा है वो इक्विटी में मत लगाइए। अगर आपको किसी जरूरी खर्चे के लिए या किसी निश्चित जरूरत के लिए वो पैसा आपको उस टाइम फ्रेम में चाहिए, और जैसा मैं कहता हूं कि लगातार आपको पैसा लगाना चाहिए, उसी तरह से जब पैसे की जरूरत पड़े उसके पहले लगातार पैसा निकालना भी शुरू करना जरूरी है, क्योंकि आप आखिरी दिन तक बाजार पर निर्भर नहीं कर सकते हैं अपनी जरूरतों के लिए। जिस समय आपको पैसे की जरूरत है और उस समय आप निकालने गए और उस समय बाजार की स्थिति अगर खराब हुई, तो आप अपने निवेश के बिहेवियर से आप अपने रिस्क को काफी हद तक कम कर पाते हैं, रेगुलरली पैसा लगा करके और जरूरत के पहले उस पैसे को निकाल करके। अब बात है अच्छे फंड की, तो ढेर सारे अच्छे फंड हैं, लेकिन कितने समय के लिए? अगर आपको अग्रेसिव फंड, जैसा कि आप मिड कैप वगैरह से परिचित हैं, तो बहुत सारे अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप फंड हैं, और यहाँ पे आपको सलाह होगी कि अगर कोई कॉन्सेंट्रेटेड फंड, स्मॉल कैप फंड आपको दिखे तो और अच्छा भी उसका प्रदर्शन हो, तो उसके बजाय आप थोड़ा डाइवर्स को ही चुने, क्योंकि ये जो डाइवर्सिटी का फायदा है स्मॉल कैप फंड्स में, जब जो पैसा लगा हुआ है वो इन कंपनियों में सचमुच में रिस्क होता है, इन कंपनियों के बारे में जानकारी भी कम होती है। हालांकि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से ही काफी रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आप जब स्मॉल कैप स्टॉक्स में खुद लगाने जाते हैं तो आमतौर पे आप बहुत ही कमजोर और अच्छी कंपनियों के बजाय आप बुरी कंपनियां, जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं और जिनके बारे में ज्यादा शोर शराबा है या स्पेकुलेटिव कंपनीज है, उनमें लोग पैसा लगाते हैं। उसके बजाय यहाँ पे आप डाइवर्सिफाई कर पाते हैं, और छोटी कंपनियों में जब ये डाइवर्सिफाइड भी होता है तो भले ही कुछ समय में पैसा नहीं आए, लेकिन बहुत सारी कंपनियां अलग अलग समय पे अच्छा प्रदर्शन दिखाती हैं। पेशेंस इसका एक सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से इसमें लोगों को निवेश पे रिटर्न मिल पाता है। अगर आप 10 साल का, 8 साल का, 15 साल का स्मॉल कैप का रिटर्न देखेंगे तो सब कैटेगरी की तुलना में यहाँ पे सारे उतार चढ़ाव और गलती के बावजूद, नुकसान के बावजूद यहाँ पे सबसे ज्यादा रिटर्न मिल पाता है। और तो ये रिवॉर्ड एक तो स्मॉल कैप का है और दूसरा आपके इस लंबे होल्डिंग पीरियड का भी नतीजा है। और दिल्ली से हमारे श्रोता धर्मवीर लाइन पे हैं। धर्मवीर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार जी। जी, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में अगर नया आदमी पैसा लगाना चाहे जिसको जानकारी नहीं है, तो वो कैसे पैसे लगा सकता है? एक तो आप किसी सलाहकार से संपर्क करें, वो आपकी मदद करेंगे जानने में कि आपके लिए उचित तरीके का अच्छा फंड कौन सा है, और थोड़ी जानकारी आप खुद भी हासिल करके आप एक शुरुआत तो करिए। एक अच्छे बैलेंस फंड से आप इसकी शुरुआत कीजिए, ये एक अच्छे अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से, और एक आप 500 रुपए का SIP की शुरुआत कर दीजिए, ताकि जो सबसे बड़ा लर्निंग आपका होता है वो लगाने के एक्सपीरियंस से ही होता है। और आज आपके सवाल का 2 पहलू है कि शुरुआत कैसे करें, तो आज के दिन निवेश करना बड़ा आसान हो गया। आप किसी फिनटेक या किसी ऐप या किसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाकर के, या बहुत सारे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है जहां पे आप जाकर के निवेश कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड में निवेश करना काफी हद तक सुरक्षित हो पाया है ऑपरेशनली, क्योंकि पैसा केवल आपके बैंक खाते से जाता है और कोई भी अगर रिडेम्पशन हो तो वो आपके खाते में ही आता है।
ये जान और इस एक्सपीरियंस के लिए मेरी सलाह होगी कि आप एक 500 रुपए का SIP कीजिए 6 महीने के लिए किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में, और किसी सलाहकार की खोज करिए। और अगर वो नहीं मिल पाता है तो मेरे ख्याल में 6 महीने 8 महीने में थोड़ी पढ़ करके जानकारी करके किसी इक्विटी फंड में या अपनी जरूरत के हिसाब से कौन से फंड में निवेश करना है, ये कर पाना भी संभव हो पाएगा आपके लिए। We'll take our second headline story at this point of time. After pulling out money from domestic equities market in the past 2 months, foreign portfolio investors made a strong comeback in the month of November with a net investment of 36,329 crore rupees on weakening of the US dollar index and positivity about overall macroeconomic trends. In terms of sectors, the buying by the foreign portfolio investors was seen in financial services, IT, auto, FMCG, capital goods and telecom. So far this year, the total outflow by FPIs in equities stood at rupees 1.25 lakh crore. और गाजियाबाद से हमारे श्रोता सुनील लाइन पे हैं। सुनील नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि अब मेरा अगर बहुत लंबे समय का पैसा है जो बच्चों के लिए छोड़ के जाना है मुझे, और उसमें मैं 50% सेंसेक्स फंड में, इंडेक्स फंड में, 30% मिड कैप इंडेक्स फंड में और 20% स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में लगा दूं, तो मुझे किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है या इसमें कोई खराबी है? इसमें ये पूछना है। नहीं, इसमें कोई खराबी नहीं है। और अगर आप इसको चूंकि 2-3 चीज के बारे में आप निश्चिंत होंगे इसके नजरिए से कि आपको बाजार का एक अच्छा एक्सपोजर उपलब्ध होगा, आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होगा, और सबसे बड़ा जो रिस्क कम होता है वो आपकी जानकारी से। जब आप किसी चीज के बारे में जानते हैं तो आप अचानक बाजार की गिरावट से या आप चिंतित नहीं होते हैं और उस समय आप अपना पैसा नहीं निकालते हैं। इससे ही आपके निवेश का रिस्क काफी कम हो पाता है। और दूसरा जो कारण जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है कि जब आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के नजरिए से बाजार को देखते हैं और इस तरह से पैसा लगाना चाहते हैं तो आपका रिस्क अपने आप कम हो जाता है। इतने समय में अगर आपके इन तीनों फंड के चुनाव में अगर एक भाग कोई बहुत उचित नहीं भी होता है तब भी वो 20 साल में वो अपने आप ठीक हो जाता है। अगर आप देखेंगे कि भारत का जो सबसे खराब प्रदर्शन वाला फंड है पिछले 20 साल में, उसमें भी अगर आपने 20 साल में लगाया होता तो जो फिक्स्ड इनकम का जो रिटर्न है उससे 1.5 गुना रिटर्न आपको मिला होता। From Ghaziabad itself, we are joined in by Gaurav now. Gaurav, we welcome you. Please ask your question. Good afternoon. Good evening. Good evening. So मेरा सवाल है ये, what is the theory that any particular stock initially runs very fast and then after some time when it has achieved its level, the earnings etc., future earnings etc., it attains a particular level and then the stock doesn't move much. तो क्या ऐसा स्टॉक मार्केट में हो चुका है कि हमारे की when we invested in 2010, 8, 5 and now we have seen a good juice and we have seen a good 25-30% CAGR, XIRR. So should long-term investors stay a little bit away from equity because the return will not be that high, or considering the flexi cap and small cap, flexi cap and multi cap fund investors, they will always be able to find companies that will grow better in future, and so we can expect better return than fixed return. So what is a long-term investor should do in this case? I mean, should he keep investing in flexi cap because they will find always better companies and better return than the FD or other elements? Thank you. Yeah, there are two parts to your question. One is that will equity keep doing well, or why equity keeps doing well, or why it will do well, or will it not? I would say that, the primary reason why equity does well, because companies are able to grow their earnings. And because every company will not be able to grow their earnings, and we don't know which will do and which will not, that is why we should diversify. And that is why we should diversify. But that doesn't mean that, we should be investing in poor companies, bad companies. We should be investing in companies which can potentially grow their earnings to best of our knowledge and understanding, which we believe will grow their earnings. And equity market or stocks primarily are driven by rising earnings of those businesses. That is the basic mantra. And but
all companies do not grow their earnings very consistently. Some of them are cyclical, some of them are consistent, some companies meet with an accident, some companies never recover after meeting an accident, some companies go obsolete, and they are unable to change with the time. Some companies are in very difficult businesses and they succeed and they actually rule the market. So there are great companies in poor industries. There are poor companies in great industries. So we have seen all of it. That is why you should diversify. Why companies make more money than fixed income is primarily because businesses survive or thrive or grow only when they are competitive. They are able to increase the price of their goods and services they produce in line with the inflation or more than the inflation. Or they are able to, if they have any pricing power, they will be able to increase the price with the rising inputs. The other reason why equity does well is businesses will borrow money only if they can generate more return for the shareholders. Because if they are not able to, if they are unable to generate returns for the shareholders, which is more than cost of borrowing, they will not borrow. Okay. Diversify well with flexi-cap and multi-cap. Moving on, the Organization of the Petroleum Exporting Countries has agreed to stick to its oil output targets at a meeting today as the oil markets struggle to assess the impact of a slowing Chinese economy on demand and G7 price cap on Russian oil on supply, according to the international news agency Reuters. Meanwhile, Russia has said that it will not accept a price cap on its oil and is analyzing how to respond, the Kremlin said in comments reported yesterday in response to a deal by Western powers aimed at limiting a key source of funding for its war in Ukraine. और मुंबई से हमारे श्रोता आशीष लाइन पे हैं। आशीष जी अपना सवाल पूछें संक्षेप में। हेलो जी। जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ रही है तो जिनसे पूछता था ये एक्टिव और पैसिव फंड का जो डिफरेंस है। The number you have dialed. Ashish, would you repeat your question? यह हुआ नंबर जांच लें। I think there is some issue. Ashish, if you can call in this time, it's okay. Dhiren, if you were to buy into large cap stocks in October or November, it has been a good journey. But for small and mid cap stocks, it has not been that rewarding. Historically, December has been a good month for markets. Should one continue to trade long, remain long, and buy small and mid cap stocks? Don't go by these. There's a very famous saying, I don't know who by whom. October is a particularly risky month, but the other risky month to invest in equity, March, February, June, August, September, November, so on and so forth. So every month is risky if you are thinking short term. If you are buying quality companies, quality funds, good funds with consistent performance, and investing for the long run, and investing and while averaging your investment regularly, because it's extremely difficult. We have seen it time and again in the last 2-3 years itself. March 2020, everybody panicked and everybody sold and market went down by 30% in next to no time, and then it recovered and never looked back. So very hard to guess the market. The only thing which a normal investor can do is invest for the long run, invest regularly, and maybe, once your investment becomes very large, sizable, then have some kind of fixed income allocation so that your regrets you can reduce by doing some kind of rebalancing. And that's about it. Don't try to over-engineer it, and don't try to undermine, and don't try to guess that equities will not do well or do well, because time and again it gets proven that over any 5 to 7 year time frame, equity turns out to be. Okay. जी धीरेन जी इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद. Thank you for being with us, Dhirendra. And before we close the headlines once again, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal to attend the pre-launch event of the International Year of Millets 2023 tomorrow. Foreign funds pour in 36,329 crore rupees in domestic equities in the month of November, and OPEC agrees to stick to its oil output targets at a meeting today. That's all we have in this edition of Market Mantra. Until tomorrow, goodbye. Market Mantra.